दोस्तों नमस्कार। 29 दिसंबर 2025 को आप लोगों को यह खबर जरूर मिली होगी कि कुलदीप सिंह सेंगर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिस आदेश के तहत सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई थी और उसे जमानत भी दे दी गई थी। लेकिन क्या आपको यह खबर मिली कि उसी दौरान देश में एक दूसरे हिस्से में यानी बेंगलुरु में इससे ठीक उलट एक कहानी सामने आई। जी हाँ, यौन उत्पीड़न के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के एक बड़े नेता को अदालत ने बरी कर दिया। हम बात कर रहे हैं रेवन्ना केस की। प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जो तर्क दिया, जो आधार बताया, वो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। यानी जिस वक्त देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी सेंगर केस को लेकर, उसी वक्त बेंगलुरु की एक अदालत से ये फैसला आया और लगभग गायब हो गया। वैसे इस वीडियो में हम उन्नाव केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई सुनवाई पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत कुछ बातों को लेकर काफी नाराज नजर आए। न्यायपालिका और जजों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन पर उन्होंने नाराजगी जताई और कई अहम बातें भी कही। उन्होंने क्या क्या कहा उसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इतना ही नहीं, समझने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका की कुछ गलतियों को स्वीकार भी किया और आम जनता को एक तरह की चेतावनी भी दी। हालांकि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक ऐसी बात भी कह दी जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। सवाल मजबूती से उठने चाहिए क्योंकि बात हमारे और आपके अधिकारों की है। इस देश में कोई भी संस्था जनता से बड़ी नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। अक्सर लोग ऊपर ऊपर की बातें देखकर तालियां बजाने लगते हैं, कोई नाराजगी जाहिर कर देता है, लेकिन पीछे पीछे क्या निकल जाता है इसका अंदाजा लगाना भी जरूरी है। तो आइए सेंगर केस में सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो कुछ हुआ उसे विस्तार से देखते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे यूपी के तथाकथित राम राज में हुए अमृतकाल के एक और कांड की। आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार करने के मामले में योगी सरकार के इंजीनियर CM और PM से भी नहीं डरते। पता नहीं उन्हें किसका संरक्षण मिला हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया। अब वहां से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वैसे इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर कई लोगों ने वीडियो बनाए होंगे, बहस की होगी, यह स्वाभाविक है। लेकिन जिस एक अहम बिंदु पर हम सवाल उठाने जा रहे हैं शायद ही किसी ने उस पर ध्यान दिया हो। अब जरा प्रज्वल रेवन्ना केस को याद कीजिए। साल 2024 में करीब 2900 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियोस में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े दृश्य थे। दावा किया गया था कि हर उम्र की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके वीडियो बनाए गए। यहां तक कहा गया कि इनमें बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां और न जाने कितनी महिलाएं शामिल थी। आरोप लगे, हंगामा मचा, देश भर में शोर हुआ। अमृतकाल न होता तो शायद और भी बहुत कुछ होता। हालांकि जिसके सिर पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री का हाथ हो, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री हाथ उठाकर वोट मांगते हो, उसका क्या ही बिगड़ सकता है। लेकिन अब जो हुआ वो ये है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट उन्नाव केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को पलट रहा था, उसी वक्त बेंगलुरु की एक अदालत ने DGS विधायक HD रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। ये मामला IPC की धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न से जुड़ा था। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस को निचली अदालत के पास भेज चुका था, यह निर्धारित करने के लिए कि शिकायत दर्ज करने में हुई 4 साल की देरी को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 473 के तहत क्षमा किया जा सकता है या नहीं। और निचली अदालत के न्यायाधीश N शिव कुमार ने कहा कि लगभग 4 साल की ये देरी क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और इसी आधार पर आरोपी नंबर 1 HD रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354A के आरोप से बरी कर दिया। 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई। उन पर कई धाराएं लगाई गई थी। हालांकि HD रेवन्ना पर कुल 2 मामले बताए गए, एक यौन उत्पीड़न का और दूसरा अपहरण का, और दोनों ही मामलों में 13 मई को उन्हें जमानत मिल गई थी। रेवन्ना की ओर से तर्क दिया गया कि CRPC की धारा 468 के तहत निर्धारित सीमा अवधि लिमिटेशन के कारण निचली अदालत संज्ञान नहीं ले सकती
सकती, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले में अधिकतम सजा 3 साल की है। यही कारण था कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने कहा कि अब सीमा अवधि को बढ़ाना उचित है या नहीं, यह फैसला निचली अदालत तय करे। कुल मिलाकर एचडी रेवन्ना फिलहाल निचली अदालत से एक मामले में बरी हो चुके हैं, जबकि दूसरा मामला चल रहा है। उधर प्रज्वल रेवन्ना के मामले के बारे में तो आप जानते ही हैं, उन पर कई मामले हैं। आजीवन कारावास की खबरें भी आई, सजा रोकने और जमानत की कोशिश खारिज भी हुई। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया उसे ध्यान से सुनिए, एकदम टकटकी लगाकर। आपको याद होगा पिछले दिनों उन्नाव पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने खुद को सेंगर के हाथों बेच दिया, यानी पैसे लेकर सेंगर को राहत दी। इस तरह पीड़िता द्वारा न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार, घुसखोरी के आरोप लगाए गए और उनके बिक जाने का आरोप लगाया गया। ये बात देश भर में फैल गई और हर तरफ चर्चा होने लगी। अब इस मामले को लेकर सेंगर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत के भीतर कहा कि इन लोगों को न्यायाधीशों के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय टेलीविजन पर ये लोग न्यायाधीशों पर पैसे लेने के आरोप लगा रहे हैं। मिलॉर्ड और मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये तो अवमानना जैसा मामला है। सेंगर के वकील की बात सुनकर सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। यानी कोई आरोप लगाता है तो लगाने दीजिए। थोड़ी देर बाद जब सेंगर के वकील इस बात पर अड़े रहे तो उस वीडियो को दिखाया जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भ्रष्ट होने और पैसे लेने का आरोप लगाया गया था। तो पीड़िता के वकील महमूद प्राचा से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप भूल रहे हैं कि सेंगर को न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था। न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए कि कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे? इस लाइन को एक बार फिर से सुनिए और उसके बाद उठने वाले सवालों पर गौर कीजिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप लोग कुछ न्यायाधीशों पर बिके होने का आरोप लगा रहे हैं, ये निर्धारित करने के लिए कि शिकायत दर्ज करने में हुई 4 साल की देरी को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 473 के तहत क्षमा किया जा सकता है या नहीं। और निचली अदालत के न्यायाधीश एन शिव कुमार ने कहा कि लगभग 4 साल की ये देरी क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और इसी आधार पर आरोपी नंबर 1 एचडी रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354A के आरोप से बरी कर दिया गया। 28 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर कई धाराएं लगाई गई थी। हालांकि एचडी रेवन्ना पर कुल 2 मामले बताए गए हैं, एक यौन उत्पीड़न का, दूसरा अपहरण का, और दोनों ही मामलों में 13 मई को उन्हें जमानत मिल गई थी। रेवन्ना की ओर से तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 468 के तहत निर्धारित सीमा अवधि लिमिटेशन के कारण निचली अदालत संज्ञान नहीं ले सकती है, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले में अधिकतम सजा 3 साल की है। यही कारण था कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने कहा कि अब सीमा अवधि को बढ़ाना उचित है या नहीं, यह फैसला निचली अदालत तय करे। कुल मिलाकर एचडी रेवन्ना फिलहाल निचली अदालत से एक मामले में बरी हो चुके हैं, जबकि दूसरा मामला चल रहा है। उधर प्रज्वल रेवन्ना के मामले के बारे में तो आप जानते ही हैं, उन पर कई मामले हैं। आजीवन कारावास की खबरें भी आई है, सजा रोकने और जमानत की कोशिश खारिज भी हुई है। इन दिनों बातों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था और फिर न्यायपालिका ने ही सजा को निलंबित किया। अब जरा समझिए, आप अपने घर में चौकीदार लगते हैं किस काम के लिए? चीजों की सुरक्षा के लिए, चोरी चकारी न हो इसीलिए। चौकीदार एक दिन चोर को पकड़ लेता है और फिर दोबारा चोर को नहीं पकड़ता, चोरी होने देता है। अब किस बात के लिए चौकीदार को डांट लगाएंगे, किस बात के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएंगे और किस बात के लिए उसकी तारीफ करेंगे? जब उसने चोर को पकड़ा था या फिर जब उसने चोर को चोरी करने दिया था और कथित रूप से चोरी में खुद भी शामिल था, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि चौकीदार का काम था चोर को पकड़ना, सुरक्षा देना। तो पहली बार जब उसने चोर को पकड़ा तो उसने अच्छा काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब तो हम उसे शाबाशी दे सकते हैं। हालांकि शाबाशी ना भी दे तो ये उसकी जिम्मेवारी थी, मगर जब उसने चोर को नहीं पकड़ा या जानबूझकर चोरी होने दी या फिर चोरी में शामिल था, तब तो वो अपनी जिम्मेदारी से भटक गया, तब तो उसने गलती की, तब उसे सजा मिलनी चाहिए, तब उसका विरोध होना चाहिए, उसे डांटना फटकारना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि उस पर एक्शन नहीं होता है तो कल को और बड़ी गलती करेगा और चोरी करवाएगा।
हत्या भी करवा सकता है। ठीक उसी तरह जब न्यायपालिका ने ही सेंगर को दोषी ठहराया तो निश्चित तौर पर तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया होगा। अदालत का यही तो काम है। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज जब सजा को निलंबित करते हैं और एक ऐसी बात छेड़ देते हैं जो किसी के गले में नहीं उतरती, खुद सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतर रही। इसमें कहा जाता है कि विधायक लोक सेवक है कि नहीं देखना पड़ेगा। तब तो हर आदमी इसे गलत मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने इस पर चिंता जाहिर की है और हमने पिछले दिनों आपको दिखाया भी था इस वीडियो में विस्तार से कि किस तरह से पिछले सालों में देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसद विधायक को लोक सेवक माना था। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे जहां कथित रूप से स्पष्ट गलती नजर आएगी, तब तो आलोचना होगी और फिर इतनी बड़ी राहत देने के पीछे लोग संदेह तो करेंगे ही। तो जब न्यायपालिका ने पीड़िता के हक में फैसला दिया तब तारीफ हुई, जब लोगों को लगा कि फैसला ठीक नहीं है तब विरोध हुआ। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई गलत आदेश पारित हो जाता है तो आप क्या न्यायपालिका के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे? ये सवाल बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सड़क पर उतरने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। क्या उसे गलत बता रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध करने से बड़ा जन अधिकार और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो या फिर कुछ भी हो, हमें यदि कोई चीज पसंद नहीं आएगी और उसमें कुछ गलत नजर आएगी तो विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी। और चल भी रही है। तो क्या मुख्य न्यायाधीश ये कहना चाहते हैं कि अदालतों से गलत फैसला निकले तो लोग खामोश रहें, चुपचाप घर में दुबके रहें, विरोध न करें, आवाज न उठाएं, सड़क पर न आए, न्याय की मांग न करें? क्या सड़क पर उतरकर अपनी बात रखना अपराध हो गया है? और फिर व्यक्ति सड़क पर क्यों उतरता है? एक पीड़िता जो सालों से अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जिसके आधे परिवार को खत्म कर दिया गया जब उसने देखा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, दोषी को बचाया जा रहा है, तो अगर वो सड़क पर भी ना आए तो क्या करे? क्या जाकर अपने घर के किचन में चुपचाप रोए, बिलखे, आंसू बहाए? और यदि वो किचन में जाकर बैठकर रोती तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ये मामला जाता? क्या सीबीआई आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती? बिल्कुल नहीं। अगर पीड़िता और योगिता भटनागर दिल्ली में मोर्चा न खोलती, जन समर्थन न मिलता, हर तरफ इसकी चर्चा न होती, विरोध न होता, तो शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी नहीं पहुंचता और इतनी जल्दी रोक भी नहीं लग जाती। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिस विरोध और असंतोष के कारण सुप्रीम कोर्ट को आनन फानन में ये सब करना पड़ा, उसी को न करने की नसीहत मुख्य न्यायाधीश देते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं हालांकि एक बात और समझने वाली है कि अमृतकाल वर्तमान राजनीतिक परिवेश इस कदर हावी हो गया है कि पहले पीड़िता पक्ष ही सड़क पर उतरता था, विरोध करता था, मगर अब आरोपी के समर्थन में भी प्रदर्शन होते हैं, रैलियां निकाली जाती है और बयानबाजी होती है और हमारा मीडिया, पूरे देश का मीडिया उसको सहयोग देता है, अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। आप देखिए पिछले दिनों सेंगर के समर्थन में भाजपा के बड़े बड़े नेता आ गए। कई महिलाओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, सेंगर का समर्थन किया, पीड़िता को ही गलत बताया। और तो और अब कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां भी सोशल मीडिया पर आकर अपने पिता का बचाव कर रही हैं और पीड़िता पर सवाल उठा रही हैं और कहीं ना कहीं खुद को ही पीड़िता बता रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह पक्ष नजर क्यों नहीं आया और पीड़िता पक्ष ने इन बातों को क्यों नहीं दोहराया कि आरोपी के समर्थन में भी किस तरह के माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में महमूद प्राचा ने यह कहा भी कि हुजूर यहां तो दोषी ही शोर मचा रहे हैं। इस पर जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि सभी पार्टियों को कोर्ट में बातें रखनी चाहिए, बाहर बहस नहीं करनी चाहिए और बाहर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जब पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कानूनी मदद मांगी, जैसे ही ये खबर सामने आई तो उसके तुरंत बाद खबर सामने आई कि सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और अब देखिए दनादन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि ये एक बेहद चिंताजनक बात है कि पिछले 11 साल से जब भी भाजपा और सत्ता का विरोध किसी भी रूप में होता है तो समर्थन में भी प्रदर्शन होने लगते हैं। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, महिला पहलवानों का मामला ले लीजिए और अब कुलदीप सिंह सेंगर के केस को ही देख लीजिए, एनआरसी, सीएए को देख लीजिए, उत्पीड़न के दोषी के ही पक्ष में भाजपा की महिलाएं भी आ रही हैं। ये होता है असली अमृतकाल का हाल।
अरे ठहरिए, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है सुनने के लिए, अभी बहुत कुछ है। कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी का मतलब क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि आमतौर पर किसी दोषी के पक्ष में जमानत आदेश पर उन्हें बिना सुने रोक लगानी चाहिए। हालांकि इस मामले में रोक लगाई जा सकती है क्योंकि सेंगर को रिहा नहीं किया गया है और वो भी दूसरे मामलों में हिरासत में हैं। उधर मोदी सरकार के वकील ने कहा कि सरकारी कर्मचारी शब्द पॉक्सो एक्ट में परिभाषित नहीं है, इसीलिए पॉक्सो एक्ट की धारा 42A को ध्यान में रखते हुए संदर्भ के अनुसार समझा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट के उद्देश्यों के लिए सरकारी कर्मचारी का मतलब वो व्यक्ति होगा जो बच्चों के संबंध में प्रभावशाली स्थिति में हो, यानी जो सामने वाले पर दबाव बना सके, अपेक्षाकृत मजबूत हो। ऐसी स्थिति में दुरुपयोग करने पर गंभीर अपराध के प्रावधान लागू होंगे। ये भी तर्क दिया गया है कि सेंगर उस समय इलाके में एक शक्तिशाली विधायक होने के नाते साफ तौर पर दबदबा रखता था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चुने गए विधायकों को लोक सेवक की परिभाषा से बाहर रखने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हम इस व्याख्यान को मान लेते हैं तो एक कांस्टेबल या पटवारी इस अपराध को करने के मकसद से लोक सेवक होगा, लेकिन एक चुना हुआ सांसद या विधायक इससे बच जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने लोक सेवक की परिभाषा और पॉक्सो कानून के ढांचे की तहत इसकी प्रासंगिकता से जुड़े कानूनी मुद्दों पर फैसला करने की जरूरत पर जोर दिया और नोटिस जारी किया। यानी वही सवाल जो पिछले दिनों हमने लगातार उठाया था कि आखिर ये बात किस मुंह से कही जाए कि एक चुना हुआ विधायक जो जनता के मुद्दों पर वोट मांगता है, जनता की सेवा के लिए वोट मांगता है, जनता के वोट से बनता है और जनता के पैसे से उसे तनख्वाह, पेंशन दी जाती है, तमाम सुविधाएं दी जाती है तथा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो जनता के लिए ही कानून बनाता है, जनता के मुद्दों को उठाता है। और यदि उसे ही लोक सेवक ना माना जाए तो लोक सेवक शब्द अपने आप में बेईमानी हो जाएगा। कुल मिलाकर जिन आधारों पर और जिन बारीकियों को पकड़कर दिल्ली हाई कोर्ट के इन दो न्यायाधीशों ने सेंगर को राहत दी थी, वे आधार हर कदम पर सवालों के घेरे में है। मगर मुख्य न्यायाधीश ने जो एक महत्वपूर्ण लाइन कह दी, मान लीजिए अदालत ने कोई गलत फैसला कर दिया, कोई गलत आदेश जारी कर दिया, तो क्या आप सड़क पर उतर जाएंगे? ये बात विचारणीय है। आप जनता भी सोचिए कि जिस दौर में न्यायाधीशों कि यहाँ करोड़ों रुपए कैश जले हुए मिलते हैं, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती, जिस दौर में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका के अंदर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, कई सेठों को तो कहीं सत्ता को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। कहा जाता है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर ये लोग सरकार के हक में फैसले देकर सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ लेते हैं, नियुक्तियां लेते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर फिर से बैठ जाते हैं। उस दौर में यदि किसी मामले में स्पष्ट रूप से कथित लेन देन और प्रभाव में आकर दिया हुआ आदेश नजर आए तो क्या आम आदमी विरोध भी न करे? और यदि विरोध न करे तो क्या करे? यानी न्यायाधीश साहब, लोगों के घरों में करोड़ों रुपया पकड़ा जाए, कोई मजबूत कार्रवाई हो और आम आदमी खामोश रहे, अपने हक की आवाज भी न उठाए, तो क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे? और क्या मुख्य न्यायाधीश कहना चाहते हैं कि ये फैसला सही हो या गलत? आप खामोश रहिए। ऐसे में तो यदि कोई बिका हुआ न्यायाधीश है तो वो और खुलकर अपनी बोली लगाएगा और ज्यादा बिकेगा। यदि जनता के बीच बात नहीं जाएगी तो भ्रष्टाचारियों का मन और बढ़ जाएगा। बहरहाल भ्रष्टाचारियों की बात आ रही है तो ये खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में हाल ही में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को उद्घाटन किया था। अब उसे लेकर दैनिक भास्कर ने एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट की है। बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह के दौरान 13 अस्थायी पार्किंग बनानी थी। इसमें एक पार्किंग बड़ी थी जिस पर 60 लाख रुपए खर्च होना था, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने, इंजीनियरों ने उसमें मिट्टी से समतलीकरण करके 2 करोड़ 25 लाख रुपए का बिल बना दिया। दरअसल 25 दिसंबर को उद्घाटन वाले दिन कई जिलों से लोगों को बसों में ठूंस कर लाया गया था। वैसे सवाल ये भी होना चाहिए कि जनता के पैसे की कितनी बर्बादी की जाएगी। प्रदेश भर से लोगों को ठूस कर बसों में इसलिए लाया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं, इसीलिए एक स्थायी पार्किंग बनाई गई थी ताकि बसों को खड़ा किया जा सके। इसमें एक पार्किंग पक्की बनी थी और उसी में इंजीनियरों ने झोल कर दिया।
ठेकेदार वगैरह से कथित रूप से मोल जोल करके इंजीनियर ने 60 लाख की बजाय खर्च को 2.25 करोड़ बना दिया। लेकिन बाद में अफसरों ने फाइल पकड़ ली। इस मामले में लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि लगता है इंजीनियरों ने सबकी हिस्सेदारी तय नहीं की या फिर समय पर पहुंचा ही नहीं, तभी पकड़ा गया। वरना इतना स्पष्ट झोल झाल एक इंजीनियर अपनी मर्जी से तो नहीं कर लेगा, खाली अकेले अकेले। शायद वो कहावत भूल गया कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और नहीं बटेगा तो सारा बिल इंजीनियर पर फटेगा। और देखिए फट गया। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।